जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स स्टडी सर्किल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टिव प्रश्नों को, जिनको हम लोग ऑब्जेक्टिव वे में करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से इफेक्टिवली पढ़ के समय को बर्बाद ना करते हुए कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्नों पे बात कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, उसके बाद आपसे कुछ और भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है ये 8 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अ, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो होते हैं वो आपके 12 जोड़े होते हैं। इसको आप प्रश्न पढ़िए और खुद से लगाइए, देखिए आपको कितना आ रहा है, क्योंकि तैयारी तो आप काफी दिनों से कर रहे हैं। तो खुद भी लगाइए और उसके बाद आंसर तो हम बताते ही रहेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? ठीक है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है कहाँ पाई जाती है? वो आपके जबड़े में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो ये है आपकी स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी फीमर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो ये कौन सी है आपकी? ये है आपकी फीमर। सबसे छोटी स्टेपीज, ये कहाँ की हड्डी है? तो ये कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है ये कहाँ की है? जांग की हड्डी है, फीमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं? ठीक है, तो टीबिया, ह्यूमरस, फीमर और फिबुला। तो आपकी ह्यूमरस जो है ये आपकी पैर की हड्डी नहीं। तो अब बात आती है कि ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है। पहले तो आप ये याद रखिए कि टीबिया, फीमर और फिबुला ये जो है पैर की हड्डी है। ह्यूमरस कहाँ की अस्थि है? ठीक है, अगला प्रश्न आ ही गया। तो ह्यूमरस जो है ये आपकी ऊपरी भुजा की अस्थि है। ह्यूमरस जो है वो ऊपरी भुजा की अस्थि है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन है खोखली होती है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो कुछ भी करना है, लेकिन आपको जो है साइंस को बहुत बेहतर तरीके से और स्पेशली बायो को, क्योंकि बायो जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जा रहा है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी की दे रहे हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की कर रहे हैं, आरआरबी जेई की कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हैं, जहाँ भी साइंस का वेटेज आता है तो वहाँ पे बायो जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन वेटेज रखता है। तो चलिए, आपका प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो ये होती है सरंध्री होती है। ठीक है, खोखली तो होती है लेकिन उसमें रेशेदार रहते हैं, तो इसलिए उसको सरंध्री बोला जाता है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया जो है ये टांग की हड्डी है या पैर की हड्डी। क्या नाम है इसका? टिबिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपको अभी पहले ही बताया था कि फीमर जो है वो जांग की हड्डी होती है और वो जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर। तो ये आपका पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों में व हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऑप्शन है आयोडीन की कमी। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है और आपको लगेगा कि लगभग सारे किसी न किसी की कमी की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। तो प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो ये जो होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी आपके पैरों में बहुत दर्द होता है और कोई वैसी बीमारी या चोट ऐसा नहीं होता है, तो कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको कैल्शियम का चाहे सीरप देता है, टैबलेट देता है। तो
उससे आपकी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। तो ये होता किस वजह से? तो कैल्शियम की कमी। चलिए, अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में जो है, ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है आपका कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? ऑप्शन है लिगामेंट, उपस्थ, टेंडन, एक नई छोटी पेशी। ठीक है, तो अस्थियों एवं पेशियों को कौन जोड़ता है? तो ये आपका टेंडन। अस्थियों और पेशियों को कौन जोड़ता है? टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? सामान्यतः मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। इसीलिए कोई बात होती है तो घर वाले बोलते हैं कि आपकी 32 ही तोड़ होगी। ज्यादा हंसोगे या ज्यादा किसी गलत काम करके, कुछ गलत करके उसके बाद भी आप हंसते हो, तो आपके घर वाले बोलते हैं कि ज्यादा हंसोगे तो 32 ही तोड़। ठीक है, तो दांत तो जो होते हैं वो आपके 32 होते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो ये आपके 20 दांत जो होते हैं वो दो बार विकसित होते हैं। कहा जाता है कि दूध के दांत टूटते हैं फिर दूसरे आते हैं, तो ये वही वाले हैं कि टोटल 20 दांत जो होते हैं वो टूटते हैं और दोबारा से जमते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो ये है पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय। तो ये आपका सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो छोटी आंत में। तो चलिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ होती है? तो प्रारंभ जैसे मुख से जाता है, तो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाती है पाचन की क्रिया, क्योंकि इसमें लार्वा जो है मिक्स होता है, चबा के इसको दांत जो है वो छोटा करता है, तो ये पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, मान मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ठीक है, पाचन नली जो है वो कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन है 16, 18, 22 और 32। ठीक है, जैसे आपके 32 दांत होते हैं वैसे ही जो है आपकी पाचन नली जो है वो 32 फीट लंबी होती है। अगला प्रश्न है, मुख में मंड या स्टार्च जिसको कहा जाता है, स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो जो स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है ये आपका होता है टाइलिन की वजह से। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंख। तो कार्निया तो आप जानते हैं कि आंख का पार्ट होता है, तो इसका पाचन तंत्र से तो कोई संबंध नहीं है, तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक। तो एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं को करने में ये तेजी उत्पन्न करते हैं एंजाइम। चलिए, अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम जो होता है ये पाचन का काम करता है, लेकिन अब दुग्ध जो है इसके प्रोटीन को जो है पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और इरोक्सिन। तो ये है आपका दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है बड़ी आंत, मुख, छोटी आंत और पेट। तो सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व अवशोषित होते हैं तो ये आपका छोटी आंत में, और सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो ये भी आपके छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेसिन। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है आपका टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है?
हवा की, पानी की, एंजाइम की, या खनिज। तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एंजाइम की, क्योंकि हवा तो जाएगी नहीं, जो भी जाएगी तो आपके मुंह के थ्रू चली जाती है अंदर। लेकिन एंजाइम की आवश्यकता होती है खाने को पचाने। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। मानव के अमाशय में कोई अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो जो है अमाशय में जो होता है HCl, ये बहुत ही तीव्र तरह का अम्ल है। ये जो है उत्पन्न होता है, वैसे तो ये शरीर के स्किन पे गिरेगा तो ये जला देगा, लेकिन ये जो होता है ये पेट में उत्पन्न होता है और पाचन में सहायक होता है। कहाँ पर? अमाशय में उत्पन्न होता है और भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है आपकी छोटी आंत में। सबसे ज्यादा पाचन, सबसे ज्यादा अवशोषण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सेल नामक किस सेल जो है ये नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो सेल जो है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉफ, रॉबर्ट हुक। और अगला प्रश्न है ब्राउन। तो सेल का नामकरण जो है ये रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को अलग करती है। ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल। तो ये है आपका सेंट्रियोल। ठीक है, जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है कौन? ये सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा काम नहीं हो सकता है? तो ये आपका होगा प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता है। श्वसन भी हो जाएगा, उत्सर्जन भी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कौन सा काम नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गाल्जी। तो ये आपका प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या सेंट्रोसोम? तो ये आपका राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? तो ये आपका राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका और गालिका। तो जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होता है, और यही इसको जो है निश्चित रूप प्रदान करता है। क्या आकार होगा, कैसे होगा, ये कोशिका भित्ति का काम है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घनजाल क्या है? ऑप्शन ए है गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जाल। तो ये जो है इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रवी जाल। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जाल। तो ये थे आपके लिए बहुत ही
साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बेसिकली ये बायोलॉजी से थे। और क्योंकि इसका वेटेज जो है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले इसी की प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन वाइज। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपके लिए कैसा है। जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छांट के लगाए गए हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। और भी किसी टॉपिक पर आपको कोई समस्या लगती है कि जो आप कहीं से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उस पर आप जो है ऑब्जेक्टिव सेशन चाहते हैं या डिस्कशन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में जो है सहयोग करने के लिए हमारा चैनल तत्पर है, हमेशा से रहा है। और पहले तो ये केवल यूपीडब्ल्यूएससी के लिए काम करता था, बहुत ही हेल्पफुल रहा है जितने लोग पहले से जुड़े रहे हैं। बीच में थोड़ा कम समय मिल पाता था, लेकिन अब एक बार फिर से जो है आरआरबी की जितने भी वैकेंसीज आई हैं, यूपीडब्ल्यूएससी की हैं, तो सबके लिए हम लोग नित्य नियमित काम करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह का सेशन चाहते हैं, कहाँ समस्या आ रही है, या किसी को व्यक्तिगत कोई समस्या आ रही है, डिमोटिवेशन या कोई और भी समस्या जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई में आपकी बाधा बन रही है, तो ये सारी चीजें भी आपको अगर कोई स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट करिए। निश्चित तौर पर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, तो चलिए आप तैयारी को अपने बेहतर बनाते रहिए।